हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इतिहास का अपना अगला भाग। जो हमारी सीरीज चल रही है उसका अगला भाग आज हम करेंगे, जिसमें हम करेंगे पाल वंश का इतिहास। तो वंश के बारे में सीरीज चल रही है। प्राचीन भारत का इतिहास हमारा बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया है। उसके बाद हम कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक करेंगे। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा मध्यकालीन भारत, मुगल भारत का इतिहास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पाल वंश का इतिहास इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा पूरे राजवंश के बारे में। पाल वंश का इतिहास, तो इसका मैप आप देख सकते हैं। तो थोड़ा पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर मैप की सहायता से हम देखेंगे कैसे कैसे इसका साम्राज्य फैला हुआ था। पाल वंश भारत के प्रमुख वंशों में से एक था। इसका शासनकाल भी काफ़ी लंबे समय तक रहा था। तो जिसका उद्गम जो हुआ था बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से आरंभ हुआ। गोपाल इसका संस्थापक बताया जाता है पाल वंश का। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ से इसका उद्गम हुआ था। भारत बाद में इन्होंने और क्षेत्रों को जीता। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये था पाल वंश। ठीक है, पाल डेंसिटी। ठीक है, तो उसके बाद और जो हम कर चुके हैं, राष्ट्रकूट वंश हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। प्रतिहार वंश, अभी इससे पहले की जो वीडियो थी हरिंग, इससे पहले की हरिंग वंश भी हमने किया ही हुआ है। ठीक है, इससे पहले होयसल वंश आया था, तो उसके पहले की जो वीडियो है प्रतिहार वंश, उसमें भी हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज पाल वंश कवर कर ही रहे हैं। सभी अच्छे से देखिएगा, सभी वीडियोस कवर हो जाएगी सभी वंशों के बारे में। तो इसका उद्गम हुआ 750 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से? बंगाल से। पाल शासकों का साम्राज्य विस्तार संपूर्ण बंगाल, बिहार तथा कन्नौज तक था। ठीक है, ये देखिए बिहार, कन्नौज, तो ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, पूरा एकदम बंगाल, बिहार, ये देखिए कुछ उत्तर प्रदेश की भी भाग है। तो उसका शासनकाल खाड़ी से लेकर दिल्ली तथा जालंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक था। ठीक है, तो इनका जो शासनकाल है इतना था। ये देखिए दिल्ली, पंजाब, सबका भाग ये कवर कर रहा है। मैप में देखिएगा तो बिल्कुल याद रहेगा। मैप में अगर आप देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो मैप की सहायता से वो चीज़ें क्लिक करेंगे दिमाग में कि हाँ किसका शासनकाल कितने विस्तार से फैला हुआ था। प्रतिहार का आपको बताया था कि राजस्थान में इनका फैला था। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बताई हैं। राष्ट्रकूट का महाराष्ट्र से बताया हुआ है, सब अच्छे से करवाया है आपको। ठीक है, पाल नरेश बौद्ध मत अनुयायी थे, तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने ऐसे समय में बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था जब भारत में उसका पतन होने लगा था। भारत में इसका बिल्कुल पतन होने लगा था, तब बौद्ध का संरक्षण इन लोगों ने किया था। इस वंश ने बिहार और बंगाल पर लगभग 12वीं शताब्दी तक शासन किया था, बिहार और बंगाल में। आगे देखते हैं, ये था हमारा इंट्रोडक्शन का छोटा सा टॉपिक। पाल वंश के राजा, तो ये देखिएगा कैसे कैसे राजा हुए, किनका शासनकाल और क्या क्या इनके बारे में और सी उपलब्धियां और चीज़ें हुई। गोपाल प्रथम 750 से 770 ईस्वी, धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी, ये इनका शासनकाल रहा। उसके बाद आया देवपाल, तो कुछ उनके भाई थे, कुछ इनके पुत्र थे। ज़्यादातर पुत्र के द्वारा ही अगला उत्तराधिकारी चुना जाता है। देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक शासन रहा। फिर आया विग्रहपाल 850 से 860 ईस्वी। फिर नारायण पाल 860 से 915 ईस्वी। बीच में अगर कोई बीच में अगर नहीं आता या बीच में किसी राजा के बारे में नहीं लिखा, तो इसमें ये चीज़ें होती हैं कि इसमें कुछ ऐतिहासिक मतभेद हैं, जिसमें कुछ राजाओं के बारे में प्रॉपर शासनकाल नहीं पता लगता, या सभी राजाओं के बारे में जो अयोग्य शासक साबित हुए थे, तो उनके बारे में पूरी जानकारी इतिहासकारों के पास नहीं है। बाकी होता भी ऐसा है, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने बैठे भी हैं या एग्जामिनर पूछता गया है, जो प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं, जो फेमस हो चुके हैं, जिन्होंने शासन काफ़ी लंबे समय तक किया है, क्वेश्चन भी उनसे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपसे टॉपिक के बाहर कोई चीज़ें करवाई जा रही हैं या टॉपिक तक ही करवाई जाएंगी वैसे तो। ठीक है, जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम हो गया, बाकी सब, तो इसमें आपके लिए ये चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं करवाएगी या ऐसा कुछ। ठीक है, जो चीज़ करवाई जाएगी वो इम्पोर्टेंट ही रहेगी, रेलिवेंट चीज़ें ही करिएगा, एग्जामिनर वही सब चीज़ें पूछता है। ठीक है, उसके बाद शासनकाल आया गोपाल द्वितीय का 940 से 957 ईस्वी, महिपाल प्रथम 978 से 1030 ईस्वी, न्यायपाल 1030 से 1055 ईस्वी,
महिपाल द्वित 1070 से 1075 ईस्वी, तो इस प्रकार इनका शासनकाल रहा। ठीक है, इसके बाद यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ, तो बस आपने दो तो बिल्कुल याद रखना है। इनके संस्थापक गोपाल प्रथम संस्थापक था 750 से 770 ईस्वी, एक ये, एक इसका अंतिम शासक गोविंद पाल 1162 से 1174 ईस्वी। पहला और आखिरी तो बिल्कुल रट के जाना है सभी का, ठीक है, एग्जाम में। अब आगे गोपाल प्रथम 750 से 770 ईस्वी, तो जिसका संस्थापक बोला जाता है। पाल वंश की स्थापना लगभग 750 ईस्वी के लगभग हुई थी। ठीक है, जिसका संस्थापक गोपाल था, गोपाल। उसके पिता का नाम व्यापत था। इसकी स्थापना देखिए हुई कैसी है। वैसे तो इनका शासनकाल बहुत लंबे समय तक रहा, तो देखिएगा आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था गोपाल। ठीक है, गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो हर्षवर्धन के पश्चात, हर्षवर्धन जब शासनकाल रहा हर्षवर्धन का, तो उसके पश्चात जो बंगाल की राजनीति थी वो काफ़ी उथल पुथल हो गई थी, जिसके बाद एक स्थानीय व्यक्ति गोपाल प्रथम शासन बना, यानी एक आम व्यक्ति था। ठीक है, जिसने बंगाल की सत्ता संभाली, और ये जनता द्वारा चुना गया पहला शासक था गोपाल प्रथम। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। पाल वंश तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे। तो ये जनता द्वारा चुना गया पहला शासक था। तिब्बती लामा और इतिहासकार तारनाथ के अनुसार गोपाल प्रथम ने औनंतपुर में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया, तो क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो इस प्रकार हर्षवर्धन के पश्चात जब बंगाल की काफ़ी उथल पुथल हुई, तो एक स्थानीय व्यक्ति शासन बढ़ा, और उसका शासनकाल उसके आगे राजाओं ने या आगे उसके भाइयों ने, पुत्रों ने काफ़ी अच्छे समय से संभाला। ठीक है, तो ये देखिए बंगाल, ये तो पश्चिम बंगाल का ही टोटल वैसे मैप है, लेकिन इसका जो साम्राज्य था बंगाल, जो बंगाल अलग देश है बांग्लादेश, वहाँ तक विस्तृत था। ठीक है, अब आगे धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। तो धर्मपाल पाल वंश के गोपाल प्रथम का पुत्र था। ठीक है, तो उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है धर्मपाल का? तो इसका सफलता कन्नौज के शासक इंद्रयुत को प्राप्त, ठीक है, पराजित कर कन्नौज की गद्दी पर बैठना, ये गद्दी कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी सफलता बताई जा रही है कि इसने कन्नौज के शासक इंद्रयुत को पराजित किया और कन्नौज के गद्दी पर बैठा। प्रतिहार शासक वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वित, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से करवाया गया है प्रतिहार शासक के बारे में। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार अभी इससे पहले की वीडियो ही है। ठीक है, तो प्रतिहार शासक वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वित ने धर्मपाल को हरा दिया और कन्नौज पर फिर अधिकार कर लिया। पहले धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया, बाद में वत्सराज जो कि प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वित, उसने फिर इसको हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो उसके आगे फिर ऐसे ही चलता रहा, बाद में इन्होंने फिर कन्नौज पर अधिकार किया। आगे हम देखेंगे सब चीज़ें। तो धर्मपाल ने पश्चिम में पंजाब से लेकर, देखते जाइएगा इसका शासनकाल कैसा था, मतलब कितना साम्राज्य विस्तृत था धर्मपाल का। तो पश्चिम में पंजाब, पूरब में बंगाल, ये सब आपको पता ही है, पंजाब बंगाल। अब इतनी तैयारी करते हैं तो हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से मैप में, इंडिया के मैप में पंजाब कहाँ पे है, बंगाल कहाँ है, बिहार कहाँ है, तो सब चीज़ें वैसे भी पता होनी चाहिए। तो पश्चिम में बंगाल, ठीक है, पूरब में बंगाल, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में बरार तक फैला हुआ था धर्मपाल के जो साम्राज्य था। उपाधियाँ इसने जो ग्रहण की थी उपाधियाँ, वो थी परम भट्टारक, महाराज धीराज तथा परमेश्वर। ये इसकी उपाधियाँ थी धर्मपाल की। ठीक है, धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला, ये देखिए, ये है विक्रमशिला प्रेजेंट में जो है बिहार में, तो इसकी स्थापना की थी। बंगाल में अनेक मठों का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। अब आगे जो मठ हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, धर्मपाल के बारे में आगे देखते हैं। उसकी सभा में हरिभद्र नामक विद्वान रहते थे। ठीक है, धर्मपाल की सभा में धर्मपाल ने बोध गया में चतुर्भुज महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया। उसके शासन में प्रसिद्ध यात्री सुलेमान आया, जिसने धर्मपाल को रोहमा कहा। प्रसिद्ध यात्री सुलेमान अरबी यात्री था जो इनके शासनकाल में भारत आया था। उत्तर भारत, प्रतिहार वंश का इतिहास अच्छे से करवाया है सभी राजवंश के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो। और एक वीडियो हमने डाली थी कांग्रेस अधिवेशन, तो इसमें एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं, जो हमारा सीरीज़ चली या जो भी था, जो हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज़ चली, तो उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे थे ना कि आपको पहले ही करवा दिए गए थे। कुछ टॉपिक थे
इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने आपका पंचवर्षीय योजना करवाया है, तो इसमें हमने भारत के गवर्नर जनरल किए हैं। ये जो हमारा टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन या भारत का गवर्नर जनरल वायसराय, तो ये तो हमारा है आधुनिक भारत का टॉपिक। एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री है वो 3 तरह से आती है। पहले आ गई प्राचीन भारत, फिर आ गया मध्यकालीन भारत, और फिर तीसरा आया आधुनिक भारत। तो ये बहुत पूछा जाता था आधुनिक भारत में कांग्रेस अधिवेशन। तो इसकी इतनी अच्छी ट्रिक आपके लिए बनाई है कांग्रेस अधिवेशन की, वो आपको इसी वीडियो में आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी ट्रिक ये इसकी आपके लिए बनाई है। बहुत लोगों ने इसका लाइक भी किया। एक बार आप इसे देख लेते हैं तो आप इसको दोबारा भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके सन हो गए, किसी ने अध्यक्षता की, उस अध्यक्ष में क्या क्या उपलब्धियां लोगों ने हासिल की, क्या क्या मांग हुई, बहुत अच्छे से करवाई है कांग्रेस अधिवेशन में। तो इस वीडियो को आप जाके ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देवपाल 810 से 850 ईस्वी। देवपाल जो था वो धर्मपाल का पुत्र था, ठीक है। धर्मपाल का पुत्र देवपाल पिता की मृत्यु के उपरांत, पिता की जब मृत्यु हुई 810 ईस्वी में राजा बना। नारायण पाल के बादल अभिलेख के अनुसार देवपाल ने उत्कल, हूर्ण, गुर्जरों को पराजित किया। इसके अलावा इसने द्रविड़ों को भी पराजित किया था, यानी इतने लोगों को पराजित किया था देवपाल ने। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। मुंगेर जो कि बिहार में है, एक जिला भी है मुंगेर, ठीक है, राजधानी उसे बनाया था, तथा परम सौगात की उपाधि धारण की देवपाल ने। अन्य उत्तराधिकारी जो हुए देवकाल के बाद, विग्रहपाल 850 से 860 ईस्वी, पाल वंश के राजा देवपाल का उत्तराधिकारी हुआ विग्रहपाल। वह एक अयोग्य शासक था, ठीक है, उतना उसके योग्य शासक नहीं था, तो उसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है, ठीक है। विग्रहपाल के बाद उसका पुत्र नारायण पाल 860 से 915 ईस्वी में अगला उत्तराधिकारी बना। तो नारायण पाल ने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने पाल शासक नारायण पाल को पराजित किया। इसे पराजित होना पड़ा राष्ट्रकूट शासक से। तो आपको मैप में दिखाया था, ठीक है, कि जिसमें प्रतिहार वंश, ठीक है, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश तीनों मैप में देखिए एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस प्रकार इसे पराजित होना पड़ा राष्ट्रकूट शासक से। नारायण पाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजपाल था। सन 908 से 988 तक क्रमश आगे 3 राजाओं ने शासन किया, जिसमें राज्यपाल हुए गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय ने शासन किया था 908 से लेकर 988 ईस्वी तक, टोटल 80 वर्षों तक। अब आगे गोपाल द्वितीय 940 से 957 ईस्वी। तो गोपाल द्वितीय अपने पिता के बाद राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। गोपाल द्वितीय ये देख लीजिएगा आप, गोपाल द्वितीय तो राजपाल, तो यानी ये इसका वो पिता था, तो उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठा था। महिपाल प्रथम 980 से लेके 1030 ईस्वी, तो इसका शासनकाल रहा। तो पाल वंश की शक्ति महिपाल ने ही पुनर्स्थापित की थी, नहीं तो पाल वंश जो था वो गोपाल द्वितीय के शासनकाल में ही समझ लो खत्म था। इसीलिए महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। महिपाल प्रथम राजा था, मगध तक पहुंचा, ठीक है। महिपाल प्रथम जो था उसका राज्य था मगध तक था, ये भी जरूरी है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। नयपाल 1080 से 1053 ईस्वी। तो महिपाल का पुत्र था नयपाल। उसके शासनकाल में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बंगाल हाथ से निकल गया था महिपाल के शासनकाल में। तो धीरे धीरे पतन आने लगा था पाल वंश का। महिपाल द्वितीय 1070 से लेके 1075 ईस्वी तक शासन रहा महिपाल द्वितीय का। उसके बाद शुरपाल द्वितीय आया, 1075 से 1077 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किसके बाद कौन सा शासन किसके बाद रहा। विग्रहपाल तृतीय भी आया, तो 1055 से 1070 ईस्वी। तो विग्रहपाल के समय में पाल वंश के पतन का शुरू हो गया था, यानी धीरे धीरे इनका पतन स्टार्ट हो गया था। उस समय कुचारियों ने बंगाल पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। कुचारी थे वो भी इनके शासनकाल में एक बॉर्डर शेयर करते थे। आपको बता दें कि जिसमें राष्ट्रकूट वंश का जो था उसके साथ ही इनका सिस्टम था कुचारियों का, ठीक है। तो ये भी इनके साथ बॉर्डर शेयर करते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने बंगाल पर अपना प्रभाव स्थापित किया था, ठीक है, क्योंकि पाल वंश के हाथ से बंगाल निकलता जा रहा था। गुजरात के चालुक्य और उड़ीसा के सोमवंशी शासकों ने भी पाल वंश को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब
कोई वंश कमज़ोर होगा तो उसे धीरे धीरे और लोग भी परेशान करना शुरू कर देते थे। ठीक है, इस प्रकार उसका धीरे धीरे पतन ही हो जाता था। महपाल की हत्या के बाद दो अन्य उत्तराधिकारी शूरपाल द्वितीय और रामपाल ने संघर्ष जारी रखा। अंततः रामपाल विजयी रहा। बस किसी प्रकार फिर राज्यपाल जो था रामपाल, उसने पाल वंश को थोड़ा आगे संभाला। ठीक है, विग्रहपाल तृतीय, यहाँ पे रामपाल आएगा, ये आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो रामपाल विग्रहपाल तृतीय का पुत्र था। सिंधकार नदी के अनुसार रामपाल ने बिहार और बंगाल के 13 सामंतों की सहायता से केवट शासक को पराजित कर दिया था। यानी रामपाल ही आया जिसने पाल वंश को और आगे थोड़ा बढ़ाया। बंगाल पर अधिकार उसने कामरूप, असम और उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की। उसने बंगाल पर फिर अधिकार कर लिया था रामपाल ने, और उसने असम, उसके आगे असम और उड़ीसा पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी स्थापना रामपाल ने की थी। अब आगे अन्य उत्तराधिकारी जो हुए वो देख लीजिएगा। रामपाल के बाद कुमारपाल आया, गोपाल तृतीय आया, मदन पाल आया। 1144 से लेकर 1162 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कुमारपाल और मदन पाल के अधीन पालों की शक्ति कमज़ोर हो गई थी जब इनका शासनकाल आया, कुमारपाल और मदन पाल का। गोविंद पाल राजवंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अंतिम राजा थे। उन्होंने 1162 से लेकर 1174 तक बंगाल पर अधिकार किया। 1199 में बख्तियार खिलजी के पुत्र, ठीक है, बख्तियार खिलजी के पुत्र इक्यारुद्दीन मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व में मुसलमानों ने बिहार से भी पाल वंश का अस्तित्व मिटा दिया। इस प्रकार जो पाल वंश है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो वीडियो आपको ये कैसी लगी? ठीक है, वैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से कराई गई है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ। कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।